सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए आवाज़ आ रही है कि नहीं। सभी लोग बताइए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। अगर आवाज़ आ रही है तो यस कर दीजिए। सभी लोग को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, आवाज़ आ रही है तो सभी लोग को गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग जो है डेली आप लोग टाइम से आया कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या बोल रहा है, सभी लोग आंसर बताइए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सामान्य गर्भाशय का वजन कितना होता है। सामान्य गर्भाशय यानी कि प्रेगनेंसी के पहले का, यानी कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं हुई रहती है, यानी कि वो उसका गर्भाशय सामान्य है। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, जब भी वो प्रेग्नेंट होती है उसके बाद उसके गर्भाशय का वजन चेंज, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे वजन होगा, तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, 50। यानी यहाँ पे सब, यहाँ पे ग्राम में है, यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है तो यहाँ पे ग्राम में समझिएगा। ठीक है, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 90 ग्राम, 80 ग्राम। क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग का आंसर आना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सामान्य गर्भावस्था में जो है, सामान्य एक जो लेडी है उसकी जो गर्भाशय यानी यूट्रस का वजन कितना होता है, 60 ग्राम। लेकिन वो जो प्रेग्नेंट होती है, जब वो लास्ट स्टेज में रहती है तो उसका जो है गर्भाशय का वजन 900 ग्राम तक चला जाता है। ठीक है, लगभग ये कितना है, 1 केजी। ठीक है, 900 ग्राम आप लोग टिक कीजिएगा, 900 ग्राम तक ये हो जाता है। 60 ग्राम से 900 ग्राम तक ये पहुंच जाता है गर्भाशय का वजन। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यूरेरियम की अवधि क्या है। ठीक है, चलिए इसका जो है अवधि पूछ रहा है हम लोग से, तो इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 7 सप्ताह, 6 सप्ताह, 9 महीना, फिर 280 सप्ताह। क्या होगा इसमें से राइट आंसर। सभी लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्यूरेरियम की अवधि कितनी होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर, चलिए सभी का आ रहा है 6 सप्ताह। तो देखिए 6 सप्ताह ही होता है प्यूरेरियम की अवधि। आखिर ये प्यूरेरियम क्या है, देखिए इसको हिंदी में जो है सूतिका अवस्था भी बोला जाता है, इसलिए इसको हिंदी और दोनों नाम लिखिएगा। कभी कभी हिंदी भी नाम दे देता है, सूतिका अवस्था। ठीक है, सूतिका अवस्था। तो सूतिका अवस्था क्या है, देखिए जब भी शिशु का जन्म हो जाता है, शिशु के जन्म होने के बाद उसके बाद क्या होता है, जितने भी जनन अंग है वो अपने पुनः अवस्था में लौटते हैं। ठीक है, अपनी जो अवस्था होती है उस अवस्था में जो लौटती है, तो उसी अवस्था को हम लोग प्यूरेरियम कहते हैं, यानी सूतिका अवस्था बोलते हैं। तो इसकी अवधि क्या होती है, 6 सप्ताह। जैसे कि मान लीजिए कि यूट्रस ही है। ठीक है, यूट्रस यानी कि गर्भाशय, वो गर्भाशय क्या होती है कि पहले तो उसका आकार छोटा रहता है, फिर बड़ा बड़ा होते होते पूरा वो जो है एस्टोमक तर पूरा आगे तक चली जाती है। फिर जब बच्चा का जन्म हो जाता है उसके बाद वो फिर अपनी अवस्था में आती है। ठीक है, गर्भाशय कहाँ होता है, पेल्विक में होता है अंदर, लेकिन जब वो बड़ी होती है तो वो आगे ऊपर तक चली जाती है, ऊपर तक जाती है। ठीक है, तो वो ऊपर तक जाती है। उसके बाद से जब डिलीवर हो जाता है बच्चा, बेबी, उसके बाद से वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। तो इसी अवधि को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूरेरियम अवधि। और इस सब में कितना टाइम लगता है, 6 सप्ताह लग जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग को समझ में आया।
देखिए एक बार और बता देते हैं, जैसे कि बच्चा जन्म हो गया उसके बाद से हम लोग जो है बच्चा जन्म होने के बाद 6 सप्ताह तक हम लोग उस अवधि को क्या बोलते हैं, प्यूरेरियम यानी सूतिका अवस्था। इसमें होता क्या है कि जब बच्चा का जन्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है, सभी को पता है कि गर्भाशय जो है उसका लंबाई चौड़ाई सब बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। लेकिन फिर जब बच्चा जन्म होने के बाद फिर वो अपनी अवस्था में आता है, ठीक है। ये भी गर्भाशय भी उसके बाद से आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, बीपी हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमेशा नहीं रहता है ना, वो फिर अपने नॉर्मल अवस्था में आता है। और फिर सर्विक्स की चौड़ाई भी उतनी बड़ी रहती है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन सबों को जो है अपनी फिर से अवस्था में आने के लिए टोटल 6 सप्ताह लग जाता है, ठीक है। तो इसी अवधि के हम लोग प्यूरेरियम अवधि बोलते हैं यानी सूतिका अवस्था बोलेंगे, ठीक है। अब समझ में आया। देखिए यहाँ पे जो है नंबरिंग गलत है, ठीक है। यहाँ पे 1 के बाद 42 हो गया है, 42 नहीं होगा, यहाँ पे 4 जो है वो एक्स्ट्रा हो गया है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्वेश्चन को देखिए, नंबर को मत देखिए। देखिए ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पेल्विस हृदय आकार की होती है, यानी हार्ट शेप में होती है कौन सी पेल्विस, ठीक है। पेल्विस आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, पेल्विस श्रोणि हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं पेल्विस को, ठीक है, श्रोणि, जिसमें कि हम लोगों का पैर का जो जांघ होता है वो जुड़ा होता है ना, जिससे हम लोग बैठते हैं, वो सहारा देता है। इसका फिगर रुकिए 1 मिनट दिखा देते हैं। चलिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फिर दिखाते हैं। देखिए एंथ्रोपॉइड, प्लेटिपॉइड्स, एंड्रॉयड और गाइनोकॉइड्स, क्या होगा इसमें से, ए होगा या बी होगा या फिर सी होगा, क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रॉयड, ठीक है। यहाँ पे एंड्रॉयड यहाँ पे लिखना चाहिए, एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड कुछ भी लिखता है तो ये एंड्रॉयड ही होगा, ठीक है। एंड्रॉयड जो पेल्विस होती है उसकी आकार कैसे होती है, हार्ट शेप होती है। चलिए अब इसको फिगर में देखते हैं। देखिए ये रहा पेल्विस। पेल्विस का क्या होता है ना, वो 4 टाइप का होता है, ठीक है। आप लोग इसको फिगर को देखिए, ये है पेल्विस, ये चारों के चारों पेल्विस है, अलग अलग शेप का, अलग अलग इसमें नाम है शेप के अनुसार, लेकिन ये चारों पेल्विस ही है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि सबसे आदर्श पेल्विस, तो सबसे आदर्श पेल्विस जो है वो गाइनोकॉइड पेल्विस माना जाता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे आदर्श पेल्विस कौन सी होती है, तो गाइनोकॉइड, ठीक है। और ये पेलिपॉइड है, ठीक है। इसका आकार कैसा आप लोग देख सकती है, ये अंडाकार है, ठीक है। एंड्रॉयड यहाँ पे आप लोग देखिए, एंड्रॉयड है यहाँ पे हार्ट शेप जैसा। और ये एंथ्रोपॉइड, यहाँ पे एंथ्रोपॉइड को देखिए, ये गोलाकार में है, ठीक है। तो इसका शेप पूछता है तो आप लोग इसका शेप याद रखिएगा, ठीक है। अब ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पेल्विस क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या जुड़ा रहता है, यहाँ पे ऐसे रीढ़ की हड्डी ऐसे जुड़ी रहती है, ठीक है, इसमें से। और ये पूरा पेल्विस है, और इधर साइड जांघ जुड़ा रहता है और इधर साइड भी जांघ, ठीक है, पैर की हड्डी जुड़ी रहती है। तो जिन लोगों को भी अगर नहीं पता होगा, शेप आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, अलग अलग मासिक धर्म में निकलने वाले 2 अंडों का निषेचन कहलाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिए, पहले इसका आंसर बताइए, फिर हम इसको जो है क्वेश्चन को समझाते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि अलग अलग मासिक धर्म में निकलने वाले 2 अंडों का निषेचन क्या कहलाता है, सुपरफेटेशन, सुपरफेंकडेशन और फिर फेटस पेपीरेसियस और फीटस एकार्डियकस। क्या होगा इसमें से, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या होगा, सभी लोग कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर जो है वो क्या होने वाला है, राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन को समझिए कि ए क्यों हो गया, आखिर सुपरफेटेशन किसे कहते हैं। देखिए आप लोग इस पिक को आप लोग देखिए क्या हो रहा है,
चलिए इस पिक को आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए क्या होता है कि हर महीना जो है ओवरी की संख्या कितनी होती है, ओवरी की संख्या 2 होती है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हर मंथ एक एक ओवरी से एक अंडा रिलीज होता है। पहला महीना अगर इस ओवरी से निकल गया अंड, तो अगला महीना इस ओवरी से अंड निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। लेकिन क्या होता है ना कि सुपर फर्टेशन में कि मान लीजिए कि इस जो है इस वाले ओवरी से, सॉरी 1 मिनट रुकिए, हाँ चलिए, इस ओवरी से क्या हो गया, अंड निकल गया, ठीक है। अंड निकल गया, उसके बाद से क्या हुआ कि अंड निकल कर आप लोगों को पता है कि फैलोपियन ट्यूब में रहता है, ठीक है, 14 दिनों तक। तो क्या होता है कि ये फैलोपियन ट्यूब में रहता है, उस दौरान अगर स्पर्म यहाँ से जाता है और जाकर अगर एग से मिल गया तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद हो जाता है, यानी कि एग रिलीज होना बंद हो जाता है। लेकिन बहुत ऐसा केस नहीं, बहुत रेयर केस में क्या होता है कि यहाँ पे एक एग फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी निषेचन हो गया अंड का, और निषेचन होने के बाद ये क्या होता है कि ये ओवरी जो होता है भूल जाता है कि हमको अब एग रिलीज नहीं करना है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि ये जो है इधर से भी एक एग रिलीज हो जाता है, और एग रिलीज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये एग रिलीज हो जाने के बाद से ये अंड भी निषेचित हो जाता है, ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे सुपर फेटेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे, सुपर फेटेशन। तो दो अंड जो है वो अलग अलग मासिक चक्र के दौरान 2 अलग अलग अंड का निषेचन हो जाना अलग अलग महीनों में, इसको हम लोग सुपर फेटेशन बोलेंगे। चलिए आप लोग को समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताइए। चलिए एक बार और बता देते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि मान लीजिए इस मंथ एक एग यहाँ से निकला और इस एग का फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी निषेचन हो गया, और अगले निषेचन हो जाने के बाद क्या होता है कि अगले महीना जो है वो एग रिलीज होना बंद हो जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। लेकिन कुछ रेयर केस में क्या होता है कि अगले महीना इस ओवरी से भी अंड निकलता है और वो भी निषेचित हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर फेटेशन, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए ये तो हो गया, ये 4 नंबर ही क्वेश्चन था। ये 3 और 4 एक ही बार जो है 2 बार आ गया है। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए देखिए, गर्भावस्था में एक महिला जिसके योनि से खून बह रहा है, पेट के निचले भाग में दर्द है, एमेनोरिया अवधि की तुलना में गर्भाशय का आकार जो है वो छोटा है, इस महिला का निदान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या हो रहा है कि एक महिला गर्भवती है और उसके योनि से क्या हो रहा है, रक्त का स्राव हो रहा है, और पेट के जो निचले हिस्से में वो क्या हो रहा है कि दर्द हो रहा है। और एमेनोरिया की तुलना में, यानी कि जितना मंथ हो गया उसके जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल रुके हुए, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुके हुए, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है गर्भावस्था में। उसके बाद से उसका जितना ज़्यादा आगे महीना बढ़ता है उसकी फंडल हाइट बढ़ते जाती है, यानी गर्भाशय का आकार बढ़ते जाता है, पेट का आकार बढ़ते जाता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है इसके साथ कि उतना नहीं बढ़ रहा है जितना कि बढ़ना चाहिए। तो इस महिला के साथ क्या हो सकता है, ठीक है, इस महिला को कौन सा विकार हो सकता है ये बोल रहा है, ठीक है। तो गर्भपात इसको हो गया है, या फिर पीपीएच हुआ है, या फिर एक्लैम्सिया हो गया, या फिर पीआईडी हुआ है, क्या हुआ है इसको। देखिए सभी लोग कमेंट में बताइए। आप सभी को पता है कि एक्लैम्सिया तो होगा नहीं, ठीक है,
क्योंकि इसमें जो होता है बीपी ये सब बढ़ जाता है और इडिमा हो जाता है, ये बहुत बार बताया है। ठीक है, तो एक्लेम्सिया आप लोग को अभी तक रट चुका होगा, तो एक्लेम्सिया होगा नहीं। और पीपीएच भी बताए हुए हैं कि पीपीएच नहीं होगा। पीपीएच कब होता है, पीपीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग बताइए तो पीपीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। पीपीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, पीपीएच का सही आंसर है पोस्टपार्टम हिमोरेज, यानी कि डिलीवरी के बाद जो होता है रक्तस्राव, उसको हम लोग पीपीएच बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि गर्भावस्था में ही, यानी गर्भावस्था के बाद नहीं बोला है, गर्भावस्था में ही बोल रहा है। तो पीपीएच ऐसे भी कट गया, एक्लेम्सिया भी कट गया। ठीक है, बचा 2 गर्भपात और पीआईडी। तो पीआईडी का भी अगर आप लोगों को फुल फॉर्म पता होगा तो आप लोग बताइए कि पीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। पीआईडी पीआईडी का फुल फॉर्म सभी लोग बताइए। तो देखिए, यहाँ पे बहुत कम लोग का आंसर आ रहा है। पी से क्या हो जाएगा, पेल्विक। पी से क्या हो जाएगा, पेल्विक। आप लोग लिख लीजिए अगर नहीं याद है तो। आई से हो जाएगा इन्फ्लामेंट्री और डी से हो जाएगा डिजीज, यानी कि बीमारी। इन्फ्लामेटरी, अगर आप लोगों को कहीं भी इसमें मेडिकल लाइन में अगर इन्फ्ला से रिलेटेड कोई वर्ड आ जाए, इन्फ्लामेटरी, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है पेल्विक इन्फ्लामेटरी मतलब होता है सूजन। ठीक है, स्वेलिंग। तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज यानी कि पेल्विक में सूजन। ठीक है, ये हो गया। और ऑप्शन नंबर ए है गर्भपात। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गर्भपात। ठीक है, गर्भपात में क्या होता है कि 28 सप्ताह से पहले ही जो भ्रूण होता है वो ब्लड के रूप में बाहर आने लगता है। ठीक है, और जो होता है वो पेनफुल होता है, किसी किसी में पेन होता है, किसी में पेन नहीं भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, एक्लेम्सिया के प्रबंधन के लिए पसंदीदा दवा। ठीक है, एक्लेम्सिया के प्रबंधन के लिए कौन सा दवा जो है वो फेमस है? तो डायजेपाम की, एप्सोइन, मैग्नीशियम सल्फेट, लेबेलाल। क्या होगा इसमें से राइट आंसर बताइए। तो सभी लोग एक्लेम्सिया में कौन सी दवा जो है वो दी जाती है, ये सभी को पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एक्लेम्सिया में कौन सी दवा दी जाती है? ठीक है, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। एक्लेम्सिया में आखिर कौन सी दवा दी जाती है? ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या डी होगा? सभी का आंसर आना चाहिए। सभी लोग आंसर दीजिए, फिर हम आंसर आप लोगों को बताएंगे। देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, इसको आप लोग ऐसे याद रखिएगा। MgSO4 भी इसको लिखता है, इसका केमिकल नाम भी आप लोग याद रखिएगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट जो है, हालांकि जो ये डायजेपाम है ना, ये भी यूज में लिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पसंदीदा दवा पूछ रहा है, तो पसंदीदा दवा पूछा है इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट होगा। इसको IV स्लो मोशन में दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर। ठीक है, चलिए, सबसे सामान्य प्रकार की एक्टोपिक गर्भावस्था है। एक्टोपिक मतलब होता है अस्थानिक, यानी जिस स्थान पे गर्भावस्था होना चाहिए उस स्थान पे गर्भावस्था नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ट्यूबल गर्भावस्था, डिम्ब ग्रंथि गर्भावस्था, पेट की गर्भावस्था, गर्भाशय ग्रीवा गर्भावस्था। तो क्या होता है ना, इसमें देखिए यहाँ पे जो है
यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो क्या होता है ना कि इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो क्या होता है ना एटॉपिक गर्भावस्था में कि क्या होता है कि गर्भावस्था में वो तो गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है, लेकिन एक्टोपिक में क्या होता है, इसका क्या होता है हिंद अस्थानिक, यानी अपने स्थान पे उसका विकास नहीं होता है, दूसरे स्थान पे होगा, ठीक है। दूसरे स्थान में कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है वो जाइगोट बन जाता है, वो जाइगोट का ट्रांसफ़र हो जाता है किस में, गर्भाशय में। लेकिन एटॉपिक गर्भावस्था में क्या होता है कि वो गर्भाशय में जाता ही नहीं है, फैलोपियन ट्यूब में ही उसका वृद्धि और विकास होने लगता है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि एटॉपिक गर्भावस्था के लिए उत्तरदायी कारक है, यानी एटॉपिक जब गर्भावस्था हो गया तो उसका कारक क्या है, ठीक है। PIED इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, ट्यूबल एक्सट्रैक्टिव सर्जरी और फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। अगर मान लीजिए एटॉपिक गर्भावस्था किसी को हो गया तो वो किस कारण से होता है ये क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में यही आ रहा है, यही दिया हुआ है कि एटॉपिक गर्भावस्था किस कारण से होता है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी लोग का आने लगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा, आप लोगों को ऑप्शन देख के आंसर आने लगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये ऑप्शन नंबर डी ही सही आंसर होगा, ठीक है। PID मतलब आप लोग को बता दिए थे, और इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ठीक है, IUD, ठीक है। IUD का आप लोग नाम जानती होंगी, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ठीक है। ये कॉपर का बना होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि IUD किसका बना रहता है, ठीक है। तो ये किस चीज़ का बना रहता है, कॉपर और प्लास्टिक का मिलकर के ये बना रहता है IUD। तो IUD बहुत बार क्या होता है कि इसके कारण एटॉपिक गर्भावस्था हो जाता है, बहुत बार जो IUD फेल हो जाता है उसके कारण से गर्भावस्था एटॉपिक गर्भावस्था हो जाता है। IED भी एक प्रकार का IED मतलब इन्फ्लामेशन जब हो जाता है पेल्विक में, बहुत सारा इसका भी कारण है, तो इस कारण से भी एटॉपिक गर्भावस्था होता है। और ट्यूबिकल एक्सट्रैक्टिव सर्जरी, ट्यूब फैलोपियन ट्यूब की जब सर्जरी हो गई रहती है, ठीक है, सर्जरी हुई रहती है, तो क्या किया जाता है कि फैलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे काट के तो रास्ता बंद कर दिया जाता है, काट के बांध दिया जाता है। लेकिन किसी कारण बस अगर मान लीजिए स्पर्म चला जाता है, एक तो रिलीज होता ही है और वहाँ पे उसका जाइगोट बनने लग जाता है, तो उसका जो है इसका भी एक कारण है। तो उसको तो रास्ता नहीं मिलेगा, उस युग्मनज को क्या रास्ता नहीं मिलेगा गर्भाशय में आने के लिए, तो वो फैलोपियन ट्यूब में ही उसका वृद्धि और विकास होने लगता है, ठीक है। तो ये भी एक जो है एटॉपिक गर्भावस्था का ही कारण बन जाता है। आप लोग को ये समझ में आया? चलिए एक बार और बता देते हैं। देखिए क्या होता है एटॉपिक गर्भावस्था, पहले आप लोग समझिए कि किसे बोलते हैं। देखिए एटॉपिक गर्भावस्था मतलब, एटॉपिक मतलब होता ही है अस्थानिक, ठीक है, अस्थानिक इसका हिंदी होता है। स्थानिक मतलब अपने स्थान पे, मतलब क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि वो अपने स्थान पे, वो गर्भावस्था जहाँ होना चाहिए वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो कहाँ पे हो रहा है भाई, ये तो अपने स्थान पे अगर होता तो वो गर्भाशय में उसका वृद्धि विकास होता, लेकिन वो अपने स्थान पे नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो फैलोपियन ट्यूब में उसका हो रहा है। तो फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है तो इसी को हम लोग एटॉपिक गर्भावस्था बोलते हैं। तो ये किस किस कारण से हो सकता है, ये है क्वेश्चन, किस किस कारण से। तो ये सभी जो आप लोग को दिख रहा है ऑप्शन नंबर A B C D तीनों का कारण है एटॉपिक गर्भावस्था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है।
चलिए ये जूम हो गया। अगला चलिए पढ़ते हैं। बर्थ केनाल, यहाँ पे केनाल होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, से गुजरते समय शिशु के सिर की आकृति में परिवर्तन को कहते हैं। देखिए जब भी बच्चा का जन्म होता है, आप लोग इसका आंसर पहले बताइए क्या होगा। मोल्डिंग होगा, ओसिफिकेशन होगा, डिसीड्यूस होगा, रेस्टिड्यूशन होगा, क्या होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या होगा? 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। देखिए आप लोग तुक्का मत लगाइए, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए मोल्डिंग। देखिए होता क्या है ना कि जब बच्चा जन्म लेता है ना, 1 मिनट इसको फिगर से दिखाते। देखिए इस फिगर को आप लोग गौर से देखिए। देखिए ये जो है ये फिगर, ये सिर आप लोग जो देख रही हैं, ये है मिनट आफ्टर बर्थ, यानी कि बर्थ के कुछ मिनटों बाद का है, और ये 24 घंटा के बाद का है। तो ये जब जन्म लिया है तब का इसका सिर देखिए कैसे आकार का है, और जन्म के 24 घंटा के बाद देखिए, यानी 1 दिन का बाद देखिए इसका सिर जो है वो नॉर्मल जैसा सिर होना चाहिए वैसा है। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जब जन्म के समय जो जैसा सिर था, फिर जन्म के बाद जो है सिर का आकार क्या होता है? चेंज होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं भाई? सब लोग कमेंट बताइए तो क्या बोलेंगे इसको, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोलेंगे हम लोग मोल्डिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे? मोल्डिंग। समझ में आ गया? बर्थ केनाल से गुजरते समय शिशु के आकार में परिवर्तन को क्या बोलेंगे? मोल्डिंग बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक प्रथम गर्भावस्था में प्रसव की प्रथम अवस्था के सक्रिय चरण में सर्विक्स के फैलाव की सामान्य दर क्या है? यानी कि जब वो प्रीमी ग्रेविडा है, तो वो प्रसव की प्रथम जो अवस्था होती है उसी में ना सर्विक्स का फैलाव होता है। तो सर्विक्स का फैलाव होता है तो वो प्रति घंटा में कितना सेंटीमीटर फैलना चाहिए? ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर प्रति, यहाँ पे घंटा दिया हुआ, ये यहाँ पे होगा। ठीक है, सेंटीमीटर प्रति, ये यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा, ये यहाँ पे हो गया है गलती से। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। 0.5 ml, ml बोल रहे हैं, 0.5 सेंटीमीटर प्रति घंटा, 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा, 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा और 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट में बताइए। देखिए उस समय क्या था क्वेश्चन में कि वो मल्टी ग्रेविडा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे प्रीमी ग्रेविडा पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रीमी ग्रेविडा में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे सक्रिय चरण, क्वेश्चन को कभी भी ध्यान से अच्छा से पढ़ना चाहिए कि कौन सा चरण बोल रहा है, प्रीमी ग्रेविडा बोल रहा है, मल्टी ग्रेविडा बोल रहा है कि क्या बोल रहा है। तो देखिए प्रीमी ग्रेविडा में सक्रिय जब चरण में वो चली जाएगी, सक्रिय चरण कब स्टार्ट होता है? 3 सेंटीमीटर, अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर सर्विक्स का फैलाव हो गया रहता है तो उसको हम लोग सक्रिय अवस्था बोलेंगे। सक्रिय अवस्था में उसका जो सर्विक्स का फैलाव होता है वो तेज़ी से होने लगता है, और कितना होता है? 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, गर्भ निरोधन के लिए डायफ्राम का उपयोग कर रही महिला को इसे संभोग के पश्चात कम से कम कितने समय तक अपने स्थान पर रखने का निर्देश देते हैं से क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये जो है थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसको देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को छोड़िए, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
इस क्वेश्चन को एक बार हम देख लेंगे, अगला क्लास में आप लोग को बता देंगे ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गर्भवती महिला के गर्भाशयी फंडस की ऊंचाई नाभि के स्तर पर है। यहाँ पे ऊंचाई नहीं होगा, ऊंचाई होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ ऊंचाई होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक गर्भवती महिला के गर्भाशयी फंडस की ऊंचाई नाभि के स्तर पे है, गर्भावस्था की अवधि होगी। पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताए थे कब, कहाँ, कैसे होता है, कितने सप्ताह पे, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 10 से 12 सप्ताह। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 14 से 16 सप्ताह। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 20 से 24। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 30 से 32 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए। बताए थे पिछला जब आया था किसी क्लास में, तो इसको पूरा डिटेल में बताया गया था। सभी लोग इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 20 से 24 सप्ताह पे फंडस की जो ऊंचाई होती है वो नाभि पे चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग इस फिगर में देखिए, ये क्या है, पेल्विस बोन है और ये बीच में एम्ब्लिकस यानी कि नाभि, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डायफ्राम, ठीक है, जो कि सांस लेने में मदद करती है। तो ये डायफ्राम हो गया। तो इसी तीनों को लेकर के हम लोग फंडस की ऊंचाई मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं किस सप्ताह पे किसके बीच होता है। तो नाभि पे 20 से 24 सप्ताह पे रहता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है, भ्रूणीय विकास के दौरान दोनों वृषण कोश में उतरना कब तक हो जाता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का पहले आप लोग आंसर बताइए, फिर इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 20 सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी है 28 सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी है 32 सप्ताह और ऑप्शन नंबर डी क्या है, 40 सप्ताह, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए सभी लोग, इसका आंसर सभी लोग लिखते जाइएगा। जो भी हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं इसमें अगर नहीं याद है तो आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हम बता दे रहे हैं, ठीक है। गलत आप लोगों का बहुत आंसर आ रहा है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40 सप्ताह पे। देखिए होता क्या है, अगर भ्रूण क्या है ना कि वो अगर मेल है यानी कि वो पुरुष है अगर भ्रूण, तो क्या होता है कि उसका वृषण जो होता है, वृषण कहाँ होता है, वृषण कोश में क्या होता है, वृषण रहता है, ठीक है। ये आप लोग को एक फिगर, रुके एक मिनट, ये क्या हो गया, उदर हो गया और ये उसका पैर हो गया, दोनों ये ऐसे पैर हो गया और बाहर के तरफ ऐसे निकला हुआ रहता है क्या, वृषण कोश, ठीक है। एक मिनट, चलिए ये पेट हो गया और बाहर की तरफ ये वृषण कोश निकला हुआ रहता है। लेकिन जो भ्रूण होता है ना उसको, उसमें क्या होता है कि वो स्टार्टिंग से ही वृषण कोश बाहर नहीं रहता है, वो उदर में ही रहता है यानी पेट के अंदर ही रहता है। लेकिन 20 सप्ताह क्या होता है, 40 सप्ताह के लगभग में वो बाहर आ जाता है, ठीक है, उदर के बाहर आ जाता है। तो उदर के बाहर आने में वृषण कोश को कितना टाइम लगता है, 40 सप्ताह। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। वृषण कोश कहाँ रहता है भ्रूण में, उदर में रहता है और 40 सप्ताह के बाद क्या हो जाता है कि वो बाहर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गर्भवती महिला की देखभाल कर रही नर्स को पूछा जाता है कि स्तनपान कब प्रारंभ करना है, उचित जवाब क्या है। अगर मान लीजिए कि आप लोगों के पास कोई गर्भवती महिला आती है
और वो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछती है कि जब उसका क्या होता है कि डिलीवरी हो जाता है उसके बाद उसको स्तनपान कब से आरंभ करना चाहिए। क्वेश्चन यही है सीधा सा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रसव के यथाशीघ्र बाद, प्रसव के 4 घंटे बाद, प्रसव के 6 घंटे बाद, प्रसव के 8 घंटे बाद। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो भाई सभी का आना चाहिए, ठीक है, सबका आंसर आना चाहिए। सबको इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा? सभी लोग आंसर दीजिए क्या हो जाएगा ना। इसका आंसर सभी लोग का बहुत ही राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो सबका क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए हम लोग अब देखते हैं 16 नंबर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पढ़ाया गया है। डॉपलर द्वारा गर्भस्थ शिशु के हृदय की प्रथम गति को सुना जा सकता है। यानी डॉपलर, आप सभी को पता है डॉपलर क्या करता है कि हृदय की गति को बताता है कि कितना है उसमें, ठीक है। जब उसका जन्म नहीं हुआ रहता है तब वो हृदय की गति को बताता है। डॉपलर का आप लोग को फिगर भी बताया गया है, सब कुछ बता दिया गया है, इसका आंसर भी बता दिया गया है। तो अभी आप लोग इसका आंसर यहाँ पे बताइए कि डॉपलर द्वारा गर्भस्थ शिशु की ध्वनि कब सुनी जा सकती है? 2 से 3 सप्ताह कि 8 से 10 सप्ताह कि 16 से 18 या फिर 10 से 12 सप्ताह? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? सभी लोग बताइए। तो डॉपलर आप सभी को पता है, ठीक है। डॉपलर से क्या किया जाता है? हृदय की गति की ध्वनि सुनी जाती है। तो राइट आंसर बी आ रहा है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में कुल कितनी रक्त की मात्रा बढ़ जाती है? ठीक है, रक्त की मात्रा कुल कितनी बढ़ती है, ये क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 100 फीट, 2000 फीट, 1500 ml और फिर यहाँ पे दिया हुआ है 500 ml। तो कितनी मात्रा बढ़ जाती है आप लोग बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी मात्रा बढ़ जाती है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। 1500 ml यानी कि 1.5 लीटर, ठीक है। ऐसे जो नॉर्मल जो होता है ब्लड वो 5 से 6 लीटर होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसमें 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होती है। फिर रक्त की मात्रा तो इतनी होती है, लेकिन गर्भावस्था में वो 1.5 लीटर बढ़ जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अब देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन हर जो है पीडीएफ में आता है, तो इसका आप लोग आंसर ज़रूर बताइएगा। निषेचन के लगभग पिछले दिनों की मूर्तियाँ प्रत्यारोपित होता है। ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, निषेचन के लगभग कितने दिनों के बाद जो है वो अंड आरोपित हो जाती है फैलोपियन ट्यूब में। ये क्वेश्चन यही है, ठीक है, जो कि बहुत बार बता दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। 12 से 16, 14 से 18, 20 से 28, 2 से 4, ये दिन में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर तो है, मतलब हमको तो लगता है कि हर क्लास में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, इम्पोर्टेंट है। नाभि रज्जु में रक्त वाहिकाएँ होती है। रक्त वाहिकाएँ क्या क्या होती है? आर्टरी, वेन, सीरा, ठीक है। वेन कोई सीरा हम लोग बोलते हैं,
हिंदी में, और धमनी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। तो यही पूछ रहा है कि नाभि रज्जु यानी कि एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। जो प्लेसेंटा, यहाँ पे ये प्लेसेंटा हो गया, प्लेसेंटा से क्या निकला रहता है, नाभि रज्जु, और इसी से बच्चा जो है वो जुड़ा रहता है, ठीक है। ये बच्चा जो है इसी से जुड़ा रहता है, नाभि रज्जु से, यानी एम्बिलिकल कॉर्ड से। तो सीधी सी क्वेश्चन ये है ना कि ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी धमनी और कितनी सिरा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2 धमनी व सिरा यानी कि 1 सिरा। ऑप्शन नंबर बी है 2 सिरा 1 धमनी, 1 धमनी 1 सिरा, 2 धमनी 2 सिरा। क्या होगा राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर बताइए, फिर आप लोगों को इसका एक ट्रिक बताया जाएगा याद करने का, फिर आप लोग कभी ये भूलिएगा नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नींद आ रहा है हमको तो चलिए ये 19 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसको याद करने का एक तरीका है, ऐसे आप लोग भूल जाइएगा तो आप लोग याद रख लीजिएगा आवा, ठीक है। ये एक से ए से क्या हो जाएगा, आर्टरी, ये भी ए से क्या हो जाएगा, आर्टरी, और बीच वाला भी से क्या हो जाएगा, वेन। आर्टरी मतलब क्या होता है, धमनी, और भी मतलब वेन यानी कि सिरा। तो यहाँ पे 2 आर्टरी हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 2 आर्टरी, यानी 2 क्या हो जाएगा हम लोगों का, 2 क्या हो जाएगा, धमनी, और 1 सिरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, एक गर्भवती महिला 32 सप्ताह की गर्भावस्था में और अस्पताल में आती है, ठीक है। कोई गर्भवती महिला है, उसकी गर्भवती होने की अवधि कितनी हो गई है, 32 सप्ताह हो गई है, तब वो आपके पास आती है और उसके योनि से क्या हो रहा है, रक्त का स्राव हो रहा है, ठीक है। और बीपी भी क्या है, 80/60 mmHg है, जो कि क्या है, बीपी इसका लो है, ठीक है। तो प्रबंधन के लिए आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन नंबर बी है परीक्षा और गर्भावस्था की समाप्ति, LSCS, और रक्त ट्रांसफ्यूजन। क्या हो जाएगा, देखिए अगर कोई आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन को वहाँ पे निगलेक्ट करते जाइए कि ऑप्शन नंबर ए होगा कि नहीं, ऑब्जर्वेशन। तो जब ये जो है हम लोग ऑब्जर्वेशन कर लिए हैं कि उसका बीपी क्या है, लो है, योनि से क्या हो रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ऑब्जर्वेशन हम लोग तो रुक के वहाँ पे करेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, ये भाई ऑब्जर्वेशन किए हैं तब ना ये परिणाम आया है। और देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है कि गर्भावस्था की समाप्ति, ठीक है। तो गर्भावस्था की समाप्ति तो करेंगे नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर बी ही कट गया, LSCS। क्योंकि इसका तो ऐसे क्या हो रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, बीपी लो है, तो इस सब अवस्था में क्या करेंगे हम लोग, LSCS तो करेंगे नहीं, सिजेरियन तो करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, रक्त ट्रांसफ्यूजन, यानी रक्त हम लोग उसमें चढ़ाएंगे, ठीक है। उसको रक्त देंगे, ब्लड उसमें देंगे उसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, एक महिला जिसने 5 बार या अधिक बार बच्चे को जन्म दिया है तो वो महिला क्या कहलाएगी, नल्लीपेरा कहलाएगी कि ग्रैंड मल्टीपेरा, मल्टीपेरा, प्रीमीपेरा क्या कहलाएगी, प्रीमीपेरा बोलिए या फिर प्रीमीग्रेविडा बोलिए, बात जो है वो एक ही होता है, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो अधिकतर लोग का अभी तक तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 बार या उससे अधिक बार। ठीक है, नल्लीपेरा किसको बोलते हैं? जो गर्भवती तो हुई है लेकिन बच्चे को जन्म नहीं दी है अभी तक, या तो उसकी एबॉर्शन हो गई या फिर कुछ और कारण, लेकिन वो गर्भवती हुई है लेकिन, या फिर स्टिल बर्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो गर्भवती हुई है लेकिन बच्चा को जन्म वो नहीं दी है, तो उसको हम लोग नल्लीपेरा बोलते हैं। ग्रैंड मल्टीपेरा तो आप लोग को बता दिए कि 5 बार या इससे अधिक बार जो बच्चे को जन्म दी रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैंड मल्टीपेरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी किसे बोलेंगे? मल्टीपेरा। जो 2 से अधिक बार जो प्रेग्नेंट हुई रहती है उसको हम लोग मल्टीपेरा। प्रीमी ग्रेविडा तो आप सभी को पता है, जो पहली बार गर्भवती हुई रहती है। ठीक है, चलिए समझ में अगर नहीं आ रहा है, देखिए जिन लोगों को भी ये सब नहीं पता है ना, तो वो लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। लैंगिक परिपक्वता से लेकर रजोनिवृत्ति तक के बीच की संपूर्ण परिवर्ती अवस्था कहलाती है। ठीक है, यानी कि जब से लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, यानी कि क्या, लैंगिक परिपक्वता यानी कि युवा अवस्था। ठीक है, तो युवा अवस्था से लेकर के रजोनिवृत्ति जब तक कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है। रजोनिवृत्ति यानी मासिक धर्म को बोला जाता है रजोनिवृत्ति। ठीक है, याद रखिएगा इसका, कभी कभी मासिक चक्र न लिख करके रजोनिवृत्ति लिख देता है। तो देखिए, जब से युवा अवस्था से लेकर के जब तक कि रजोनिवृत्ति हो रहा है तब तक के काल को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वेश्चन यही बोल रहा है। क्लाइमैक्टिक प्यूबर्टी, मेनार्के, थैलार्के, क्या होगा इसमें से राइट आंसर? सभी लोग राइट आंसर इसका बताइए कि क्या होगा 22 नंबर का राइट आंसर। लैंगिक परिपक्वता से लेकर के रजोनिवृत्ति तक के काल को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी का हिंदी होता है युवावस्था। ठीक है, युवावस्था बोलते हैं। चलिए तेईस नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंतर्गर्भाशयी वृद्धि अवरोध का कारण नहीं है? ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अंतर्गर्भाशयी वृद्धि यानी कि गर्भाशय के अंदर जो भी भ्रूण है या फिर गर्भाशय है उसकी वृद्धि, जब गर्भाशय की वृद्धि होगी तभी तो भ्रूण की विकास होगा। तो यही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो कारण है वो उसका अवरोध का कारण नहीं है। तो गर्भकालीन मधुमेह, एनीमिया, गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप और मातृ हृदय रोग, इनमें से क्या होगा जो कि वृद्धि का अवरोध का कारण नहीं होगा? ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा? तो देखिए इसका क्या होगा ना कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गर्भकालीन मधुमेह। बाकी ये जो एनीमिया है और हाई ब्लड प्रेशर और ये जो है हार्ट डिजीज, ये सारा जो है अंतर्गर्भाशयी वृद्धि का अवरोध का कारण बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भ्रूण की खोपड़ी में सूचर लाइन में उपस्थित चौड़ी जगह को क्या बोलते हैं? ठीक है, ये कल भी इस टाइप का आप लोगों के सामने क्वेश्चन आया हुआ था, तो आज फिगर के माध्यम से हम लोग देख लेंगे। फिलहाल अभी इसको आंसर बताइए कि भ्रूण की खोपड़ी में जो सूचर लाइन होती है उसकी चौड़ी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर, फंटानेल, ब्रोकिलाई, क्या होगा इसमें से राइट आंसर? सभी लोग बताइए। तो देखिए आंसर जो है बी आ रहा है, बी आंसर सही है, फंटानेल। ठीक है, फंटानेल जो है राइट आंसर होगा। चलिए इसको हम लोग फिगर में देखते हैं। तो देखिए
यहाँ पे आप लोग देखिए, ये क्या है आप लोगों का सूचर। ठीक है, आप लोगों को बताए थे कि जहाँ बोन जो है, बोन की संधि को क्या बोलते हैं, सूचर। कल ही के क्लास में आप लोगों को बताया गया है कि बोन की जो हमें संधि होती है, दो या दो से अधिक बोन जहाँ पे मिलते हैं उसको हम लोग सूचर बोलते हैं। ठीक है, सूचर बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, सूचर के मिलने वाले जो खाली स्थान यहाँ पे है उसको हम लोग यहाँ पे देखिए ये फंटानेल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी जो खाली स्थान है इसको तो हम लोग सॉरी एक मिनट, तो यहाँ पे जो आप लोगों को ये खाली जगह दिख रहा है ये क्या है, फंटानेल। यहाँ पे भी देखिए ये सूचर है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इधर से भी हड्डी आकर मिली हुई है, तो उसको आप लोग कल ही के क्लास में बताया गया है, जहाँ पे दो या दो से अधिक हड्डी मिलती है, बोन मिलती है, तो उसको संधि को हम लोग क्या बोलते हैं, सूचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सूचर जहाँ पे बनता है वहाँ पे कुछ खाली स्थान रहता है, तो इस खाली स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, फंटानेल। ये एंटेरियर फंटानेल है और ये पोस्टेरियर। ठीक है, जहाँ पे आप लोग ये फंटानेल क्या है, देखिए जब भी अभी कोई बच्चा जन्म लेता है तो आप लोग देखती होंगी कि सिर के आगे के तरफ क्या रहता है, थोड़ा दलदल टाइप का, और पीछे भी दलदल टाइप का। तो पीछे वाला तो बहुत जल्दी भर जाता है 1.5 मंथ पे, और आगे वाला 1.5 साल लग जाता है। तो वही है फंटानेल। ठीक है, वही है फंटानेल, वो जो खाली स्थान बच जाता है ना, तो वही है फंटानेल। बाद में जा कर के वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो चलिए आप लोग को फंटानेल समझ में आ गया। जो भी आगे का खाली स्थान दलदल टाइप को आप लोग कभी कभी टच की होंगी, वहाँ पे आगे जो ऐसा सिर होता है, सिर के जो ऊपर वाले हिस्से में दलदल रहता है, वही है फंटानेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी संरचना ब्रेगमा के नाम से जानी जाती है। इसमें से कौन सा एक नाम है जिस नाम को हम लोग ब्रेगमा के नाम से भी जानते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एंटेरियर फ्रंटानेल, पोस्टेरियर फ्रंटानेल, और फिर लैम्डोइड सूचर की फ्रंटल सिवनी। क्या होगा इसका राइट आंसर, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी। आप लोग जो है लिखते चलिएगा किसका कितना सही हुआ है। लास्ट में आप सभी लोग अपना आंसर बताइएगा कि कितना सही हुआ है। ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा इसमें का थ्योरी बताया जा रहा है वो ज़रूर से ज़रूर आप लोग नोट कीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें आप लोगों का थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ साथ में यहाँ पे आप लोगों का क्लियर होते जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटेरियर फ्रंटानेल। एंटेरियर मतलब आगे। ठीक है, अग्र वाला जो खाली जगह होता है सिर के आगे वाला, तो उसको हम लोग एंटेरियर फ्रंटानेल बोलते हैं। साथ में ब्रेगमा भी बोलते हैं, उसका दो नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक या अधिक कारणों से गर्भधारण की पूर्ण अयोग्यता कहलाती है। देखिए यहाँ पे सीधी सी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पूर्ण अयोग्यता, गर्भधारण की पूर्ण अयोग्यता, यानी कि उसमें गर्भधारण की क्षमता नहीं है, गर्भधारण की क्षमता वो खो चुकी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी वो गर्भधारण नहीं कर सकती है, वो माँ नहीं बन सकती है। ठीक है, इम्पोर्टेंस बोलेंगे कि इनफर्टिलिटी बोलेंगे कि फर्टिलिटी बोलेंगे कि एस्टेरिलिटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर सभी लोग बताइए। तो देखिए इसका जो है इंग्लिश नाम लिखा हुआ है, एग्जाम में ऐसे ही करता है क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए। क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन इसको थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट ला दिया है, इंग्लिश में दे दिया है, तो बी राइट आंसर आ रहा है, बी ही राइट आंसर होगा। देखिए इनफर्टिलिटी मतलब होता है बांझपन या फिर नपुंसकता। ठीक है, बांझपन भी बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको बांझपन बोलते हैं। तो जब भी गर्भधारण की वो जो पूर्ण क्षमता जो है ख़त्म हो जाती है तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं, यानी बांझपन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए,
प्री इक्लेम्सिया का निश्चित उपचार क्या है। ठीक है, प्री इक्लेम्सिया का इसमें निश्चित उपचार पूछ रहा है कि क्या है। देखिए, अब प्री इक्लेम्सिया के बारे में हम बहुत बार बता चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों अगर नहीं लिखिएंगे तो ये आप लोगों की गलती है। बहुत बार बताया गया है प्री इक्लेम्सिया क्या है। तो इसका अब यहाँ पे उपचार पूछा जा रहा है कि अगर प्री इक्लेम्सिया के पेशेंट आकर आपके पास आ जाता है तो उसका उपचार क्या होगा। बाय पार्श्व स्थिति, गर्भावस्था की समाप्ति, उच्च प्रोटीन आहार, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे उच्च प्रोटीन आहार कैसे होगा, क्योंकि वहाँ नहीं होगा ना, क्योंकि वहाँ पे उसका तो खुद प्री इक्लेम्सिया पेशेंट के क्या लक्षण होता है, प्रोटीन यूरिया बढ़ जाता है, यूरिया में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है, ये लक्षण है। और क्या लक्षण है, हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है, और सूजन हो जाता है। ये सारा लक्षण जो है प्री इक्लेम्सिया का है। तो प्री इक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया, ये सारा का क्या उपचार होता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 अभी बताए थे, पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे MgSO4 के बारे में। IV दिया जाता है, ये एक प्रकार का इंजेक्शन है। ठीक है, IV स्लो दिया जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया है, जो कि एकदम गलत है। गर्भावस्था की समाप्ति हम लोग थोड़ी करेंगे, ये गलत इसमें ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फीमेल पेल्विक का उच्चतम व्यास होता है, यानी इसमें से कौन सा व्यास है जो कि उसका व्यास, उसका जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, फीमेल पेल्विस का उच्चतम व्यास इसमें कौन सा होगा। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंटीरियर पश्च व्यास, ट्रांसवर्स व्यास, तिरछा व्यास और सभी। क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब आप लोग सही मत मार दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सही कैसे होगा, सबका व्यास थोड़ी उच्च होगा, किसी एक का ही होगा। तो इसीलिए बोलते हैं बार बार कि ऑप्शन को भी थोड़ा और क्वेश्चन को भी समझ के आंसर दीजिएगा लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही, डी ऐसे ही कट गया और ये 3 ऑप्शन बचा। 3 ऑप्शन में से ही एक राइट आंसर होगा। तो ABC में से कौन सा इसका आंसर होगा। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसवर्स व्यास। तो ये रहा फीमेल पेल्विक। देखिए फीमेल पेल्विक के जो ये अंदर वाला ये आप लोग को खाली स्थान दिख रहा है, ये ब्रीम कहलाता है। ठीक है, तो इस ब्रीम के जो भी खाली स्थान है, इसी से हम लोग फीमेल पेल्विक की हम लोग मापते हैं व्यास। ठीक है, तो ट्रांसवर्स यानी कि ऐसे, ठीक है, क्षैतिज को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स। तो ये ऐसे सीधे लाइन को हम लोग ट्रांसवर्स बोलेंगे। तो इसी लाइन का जो व्यास होगा वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कितना होता है, 13 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 13 सेंटीमीटर। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ट्रांसवर्स जो होती है उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन कितनी होती है, तो 13 सेंटीमीटर। आप लोग याद रखिएगा 13 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, कितना आप लोग याद रखिएगा, 13 सेंटीमीटर याद रखिएगा। अगला देखिए, स्तन के ऊतक का सूजन कहलाता है, यानी स्तन में यानी ब्रेस्ट में जब सूजन आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा ब्रेस्ट के ऊतक में, ऊतक में यानी कि टिश्यू में। ठीक है, इसको इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। तो चलिए अब आवाज़ आ रही है। चलिए, तो ब्रेस्ट के जब टिश्यू में क्या हो जाएगा, सूजन आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। सीधी से क्वेश्चन यही है, सेल्पुजाइटिस, एंडोमेट्रिस, मेस्टाइटिस, मेस्टेटोमी। क्या होगा। आप सभी को बताए थे कि जहाँ पे सूजन आए वहाँ पे टाइटिस मतलब कि आ जाएगा लास्ट में इटिस। ठीक है, तो इसमें भी एक इसी ऑप्शन में है, एक इसमें ऑप्शन में है, ए और सी में ऑप्शन में है। ठीक है, इटिस लास्ट में। तो जिसमें भी इटिस जो लास्ट में रहता है उसका हम लोग रिलेट सूजन से करते हैं, उसका मतलब सूजन ही होता है। ठीक है, तो ए और सी में से ही राइट आंसर हो जाएगा, बी और डी तो ऐसे ही कट गया। तो देखिए एग्जाम में चूँकि नेगेटिव मार्क है, सभी लोग को पता है, तो
आप लोग कम से कम कोशिश कीजिएगा तुक्का लगाने के लिए, क्योंकि 1/4 है, ठीक है, 1/4। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन को एकदम नहीं पता तो उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। अगर कन्फ्यूजन वाला है तो क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मेस्टाइटिस बोलेंगे। अगर स्तन के ऊतक में सूजन हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेस्टाइटिस। अगला हम लोग देखते हैं, चलिए, भ्रूण परिसंचरण का वह भाग जो कि जन्म के पश्चात फोसा ओवेलिस बन जाता है, ठीक है, फोसा ओवेलिस बन जाता है। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है, भ्रूण का जो परिसंचरण होता है, ठीक है, जिससे भ्रूण में परिसंचरण होता है, जन्म के पश्चात वो फोसा ओवेलिस बन जाता है। तो वो भ्रूण के परिसंचरण का कौन सा भाग जो है, भ्रूण के परिसंचरण का कौन सा भाग जो है वो फोसा ओवेलिस बन जाता है। तो गर्भनाल धमनी, डक्टस ओर्टिरियस, फोरामेन ओवल और गर्भनाल नस। तो यहाँ पे आप लोग को याद करने का एक सीधी सी तरीका है। देखिए इसमें ट्रिक है ये कि देखिए यहाँ पे ओवेलिस आ रहा है और यहाँ भी ओवेल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इससे आप लोग रिलेट कर सकती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे, क्योंकि ये जो है थोड़ा इंग्लिश नेम है, थोड़ा सा उल्टा टाइप का, तो ये आप लोग भूल जाइएगा। तो ये वर्ड से वर्ड आप लोग रिलेट कर लीजिएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि भ्रूण का जो है वो फोरामेन ओवेलस आगे चलकर फोस ओवलियस बन जाता है। ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसको उतना डीप में नहीं करेंगे। चलिए, निम्न में से कौन सी हालत गर्भावस्था में मूत्र पथ के संक्रमण के लिए जोखिम कारक नहीं है, यानी इसमें से कौन सा जो कारक है वो गर्भावस्था में यूरिन इन्फेक्शन के लिए जोखिम कारक नहीं है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, वेसिकोरेटस सिफ्लेक्स और फिर सिकल सेल एनीमिया। क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताइए तो, कि कौन सा जो कारक है वो जोखिम नहीं होगा, संक्रमण यानी कि नहीं करेगा, मूत्र पथ को संक्रमण नहीं करेगा। ए बी सी डी क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए सी इसका जो है राइट आंसर नहीं होगा। देखिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी राइट आंसर होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन, इसको छोड़िए, ये क्वेश्चन जो है वो गलत है उस टाइम। अगला हम लोग देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेटेज फेज और अलर्ट लाइन एवं क्रिया रेखा आदि शर्तें किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है। यानी ये सब जो आप लोग को वर्ड दिख रहा है, लेटेंट फेज, अलर्ट लाइन, क्रिया रेखा, ये सब किस चीज़ पर दर्शाया जाता है, बायोफिजिकल प्रोफाइल या फिर गैर तनाव परीक्षण या एमनियोसेंटेसिस या फिर पार्टोग्राफ, इसमें से किस में ये सारा कुछ जो है दर्शाया जाता है, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर बताइए, इसका जो है सभी लोग आंसर बताइए। ये सबको पता होगा कि ये सारा कुछ हम लोग किस में भरते हैं, किस में भरते हैं। राइट आंसर डी होगा, सबका डी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, डी ही आंसर इसका राइट आंसर होगा। बहुत लोग आ रहा है कमेंट की, अब रहने दीजिए, ठीक है, रहने देंगे। एक दो और क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद से जो है वो छोड़ देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत बार बताया गया है, इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के और इसका आंसर दीजिए। चलिए,
गर्भावस्था में क्या बोल रहा है, चलिए ध्यान से देखिए, अब आवाज़ आ रही है। गर्भावस्था के 8 सप्ताह पे, गर्भावस्था के 8 सप्ताह पे पर होने पर घटना जिसमें लेटरल फेनिक्शन में स्पंदन का अनुभव होता है। देखिए यहाँ पे लेटरल फेनिक्शन, पता नहीं इसमें बहुत सारा पीडीएफ में गलत है। यहाँ पे आप लोग कर लीजिए, यहाँ पे आप लोग ये कर लीजिए, क्या कीजिएगा, यहाँ पे वेजाइना कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे वेजाइना कर लीजिए कि 8 सप्ताह पे जो वेजाइना में क्या होता है, स्पंदन महसूस होता है, उसको हम लोग कौन सा साइन बोलेंगे, चैडविक साइन और सिंडर साइन की, गुडल साइन की, हैगर साइन, कौन सा साइन हम लोग बोलेंगे। ये साइन भी आप लोगों को बहुत बार बताया गया है, ठीक है, कि 8 सप्ताह पे जब वेजाइना में स्पंदन हम लोगों को महसूस होता है, ठीक है, स्पंदन महसूस होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और सिंडा साइन बोलेंगे, ठीक है। बहुत आप लोगों का गलत आंसर आ रहा है, और सिंडा साइन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल करेंगे हम लोग अगला क्लास। अच्छा से पढ़ के आप लोग आइएगा। थ्योरी का भी पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, तो उसको आप लोग पढ़ के आइएगा ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। उस पीडीएफ को आप लोग सेव कर लीजिएगा फ़ोन में और उसको पढ़ के आइएगा, और जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाई हो रहा है उसको रिवीजन करके आइएगा। अब अगला क्लास कल करेंगे। सभी लोग को गुड नाइट।